everyone, so I am back with my another lecture of pharmacology that is tetracycline. इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेट्रासाइक्लिन कैसी एंटीबायोटिक है, कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाती है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। साथ ही साथ कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी जानेंगे हम टेट्रासाइक्लिन के बारे में और हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जानेंगे कि कहाँ पे हमें टेट्रासाइक्लिन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। मतलब क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन जो होती हैं ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देती हैं, उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, ये किल नहीं करती हैं, सिर्फ उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं जो कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों पे अपना इफेक्ट शो करती हैं। साथ ही साथ ये रिकेट्शिया, क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा इनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करती हैं। ठीक है, तो ये था टेट्रासाइक्लिन के बारे में। अब हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है टेट्रासाइक्लिन का। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली दो एंटीबायोटिक्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक एंड सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक। फर्स्ट जनरेशन में आता है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आता है डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड डिमेक्लोसाइक्लिन। ये सारे नेचुरल फॉर्म्स होते हैं और ये सेमी सिंथेटिक फॉर्म्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो टेट्रासाइक्लिन में हमें याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन अपना एक्शन करता है बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया में जो प्रोटीन बन रहा है उसको इनहिबिट कर देता है। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा राइबोसोमल यूनिट होता है, ये mRNA से बाइंड है। ठीक है, यहाँ पे ए साइट होती है, पी साइट होती है एंड देन ई साइट होती है। ठीक है, ये तीन साइट होती हैं जिसमें ये क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन हमारा ए साइट जो होती है उस पर बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद इस साइट पे हमारा बाइंड करता है अमीनो असाइल टीआरएनए। तो अब टेट्रासाइक्लिन बाइंड हो गया तो अमीनो असाइल टीआरएनए के लिए स्पेस नहीं बचा, वो बाइंड नहीं कर पाएगा। वो बाइंड नहीं करेगा तो अमीनो एसिड की चेन नहीं बनेगी और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। कुछ इस तरीके से क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। तो सबसे पहले क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन बाइंड टू ए साइट ऑफ 30S राइबोसोमल यूनिट। हमें याद रखना होता है कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बाइंड करता है, 30S राइबोसोमल यूनिट से। ठीक है, और कहाँ पे बाइंड करता है, ए साइट पे। फिर ये प्रिवेंट कर देता है अमीनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग विथ mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। ये हमारा क्या है, mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें टीआरएनए को बाइंड नहीं होने देता है। फिर क्या होता है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एंड बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि मतलब ये जो एंटीबायोटिक होती है वो किस किस पे अपना एक्शन दिखाती है। तो मैंने पहले ही बताया था ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे अपना इफेक्ट दिखाती है। तो जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो ग्राम पॉजिटिव पे भी इफेक्टिव होती है, नेगेटिव पे भी होती है, एटिपिकल माइक्रोब्स भी कुछ होते हैं उन पे इफेक्टिव होती है, साथ ही साथ अदर माइक्रोब्स पे भी इफेक्टिव होती है। पॉजिटिव में हमारे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस आ जाते हैं, नेगेटिव में हमारे नेजेरिया, विब्रियो कॉलरा ये सारे आ जाते हैं। एटिपिकल में क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सियल इन्फेक्शन आते हैं, वेयर एज अदर्स में ब्रूसेलोसिस एंड प्लेग, इनके इन्फेक्शन के लिए भी ये इफेक्टिव होती है। एटिपिकल माइक्रोब क्या होता है, एटिपिकल माइक्रोब्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, नॉर्मली सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, मगर माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। मतलब एटिपिकल का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे माइक्रोब, ऐसे बैक्टीरिया जो बाकी के बैक्टीरिया से रिजेंबल नहीं करता है, कुछ ना कुछ इनमें ऐसी डिफरेंट चीज़ होती है जो बाकी के बैक्टीरियाज में नहीं मिलती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये डिफ़र करते हैं, उस चीज़ को हम बोल देते हैं कि एटिपिकल है ये। ठीक है, अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो हमारी गट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, फूड और मिल्क की बात करें तो ये हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। बट जैसा कि मैंने बताया था कि जो डॉक्सीसाइक्लिन होते हैं एंड मीनोसाइक्लिन होते हैं या फिर सेकेंड जनरेशन जो ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, उनमें स्पेशल फीचर्स कुछ होते हैं। तो जो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, ये काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। लाइक डॉक्सीसाइक्लिन 95% एब्जॉर्ब होती है एंड मीनोसाइक्लिन 100% एब्जॉर्ब होती है। और इन फूड जो होता है इनके एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, हमें याद रखना है कि हमें कभी भी टेट्रासाइक्लिन को मिल्क, आयरन प्रिपरेशन एंड एंटासिड्स के साथ नहीं देना है। ठीक है,
क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं टेट्रासाइक्लिन का। अगर हम टेट्रासाइक्लिन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे बॉडी टिश्यूज़ में, हमारे बोन और टीथ में भी प्रेजेंट होता है, डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे चिलेशन करवा देता है, ठीक है, और प्लेसेंटा को भी क्रॉस करता है। इसीलिए ये प्रेग्नेंट मदर्स में नहीं देते हैं, क्योंकि ये बेबी में जा सकता है और टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और काफ़ी मिनिमल होता है। ऐसा नहीं होता कि कम्प्लीटली मेटाबॉलाइज हो गई फिर जाके एक्सक्रीट हो रही है, बहुत ही मिनिमल या फिर पार्शियल मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं, वो लीवर में होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो बेसिकली ये किडनी में एक्सक्रीट होती है, बट बाइल और फीकस के थ्रू भी एक्सक्रीट हो जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन जो होती है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है और इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनके बारे में हमें याद रखना है कि सबसे पहले तो ये सेकेंड जनरेशन टेट्रासाइक्लिन है। दूसरी बात, ये 95% और ये 100% एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। फूड इनके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन इज़ दैट दीज टू ड्रग्स आर नॉट नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है। ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होती हैं क्योंकि ये हमारी किडनी से एक्सक्रीट नहीं होती हैं, ये कहाँ से एक्सक्रीट होती हैं, हमारी गट से, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हम कब बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमारी किडनी से एक्सक्रीट हो रही है तो उसको हम नेफ्रोटॉक्सिक बोलते हैं, क्योंकि वो एक सर्टेन पीरियड के बाद किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और कुछ इम्पेयरमेंट कर सकती है, इसलिए हम रीनल पेशेंट में नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये दो ड्रग जो होती हैं हमारी नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होती हैं। इनके अलावा जितनी भी टेट्रासाइक्लिन है वो सारी नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, ठीक है। अब हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो जो जनरल एडवर्स इफेक्ट हैं वो तो होंगे इनमें भी, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है। फिर दूसरा इसमें एडवर्स इफेक्ट है कि हेपेटोटॉक्सिटी। जो टेट्रासाइक्लिन है वो हेपेटोटॉक्सिटी कॉज कर देते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में हो रहा है, ठीक है। तो ये फैटी लीवर, जॉन्डिस ऐसे कुछ सिम्टम्स शो कर सकते हैं पेशेंट में। तीसरा है नेफ्रोटॉक्सिटी। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से टेट्रासाइक्लिन है जो नेफ्रोटॉक्सिटी नहीं करते हैं, तो उसमें हमारा आंसर होगा डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिटी में क्या होता है, ये बेसिकली फैनकोनी सिंड्रोम होता है, उसकी तरह सिम्टम्स दिखाते हैं। फैनकोनी सिंड्रोम्स में क्या होता है, इसमें हमें वॉमिटिंग होती है और हमारे क्या होता है, पॉलीयूरिया हो जाता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, तो उसकी वजह से हमारी प्रोटीन्स वगैरह सब हमारी यूरिन में एक्सक्रीट होने लगती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, ग्लूकोज होता है वो भी यूरिन में आने लगता है, तो ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है। तो ये थे एडवर्स इफेक्ट। और एडवर्स इफेक्ट इसमें आते हैं लाइक फोटोटॉक्सिटी। फोटोटॉक्सिटी इज़ मोस्ट कॉमन विथ डिमेक्लोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ये आप दोनों डी से याद कर सकते हैं कि डी स्क्वायर से याद कर सकते हैं कि जो दो डी से ड्रग हैं वो फोटोटॉक्सिटी कराती हैं, ठीक है। वेस्टिबुलर टॉक्सिटी की अगर हम बात करें तो ये इट इज़ मोस्ट कॉमन विथ मीनोसाइक्लिन, ठीक है। और इसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस लाइक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ क्योंकि मैंने बताया था जो टेट्रासाइक्लिन है वो हमारे बोन में, टीथ में डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए हमारे बोन और टीथ का डिस्कलरेशन भी करवा देता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेट्रासाइक्लिन कहाँ कहाँ एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होता है। जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो रिकेट्शियल इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होता है, क्लैमाइडियल इन्फेक्शन में भी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होता है, एटिपिकल निमोनिया, कॉलेरा, ब्रूसेलोसिस एंड प्लेग में भी एज अ ड्रग ऑफ चॉइस ये यूज़ होता है, ठीक है। क्लैमाइडियल इन्फेक्शन में काफ़ी इन्फेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, ट्रैकोमा, इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, क्लैमाइडिया, निमोनिया। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम ये एक कंडीशन है, बेसिकली ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्लैमाइडिया की वजह से, और एसटीडी वाले पेशेंट में देखने को मिलती है, जिनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा पेरिनियल एरिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अल्सर्स बनने लगते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वहाँ की ये लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, तो लिम्फेटिक फ्लो जो होता है वहाँ का ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें हमें वहाँ पे लीजर अल्सर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, ठीक है। ट्रैकोमा जो होती है वो हमारी आई की कंडीशन होती है। इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हमें आई में प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। कंजक्टिवा को मेनली अफेक्ट करती है और कॉर्निया को अफेक्ट करती है ट्राइकोमा में, ठीक है। फिर इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस ये भी हमारा आई का इन्फेक्शन है, और क्लैमाइडिया निमोनिया ये हमारा रेस्पी का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके अदर यूज़ क्या होते हैं टेट्रासाइक्लिन के। तो जो ट्रैवलर्स डायरिया होता है उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया क्या होता है, जब कोई पेशेंट किसी मान लो
कोई भी पेशेंट है, या कोई पेशेंट नहीं, एक नॉर्मल इंसान है जो काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट में रहता है, वो कुछ ट्रैवलिंग के दौरान या किसी भी टाइम के किसी अनहाइजीनिक कंडीशन में जा रहा है, ऐसी कंडीशन में जा रहा है जहाँ पे सैनिटेशन अच्छा नहीं है, और वहाँ जाने के 2-3 दिन बाद उसको डायरिया डेवलप हो गया, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। इसमें भी टेट्रासाइक्लिन काफ़ी इफेक्टिव होता है। फिर हम इसको एसटीडी में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्ने में यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मलेरिया एंड अमीबियासिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें टेट्रासाइक्लिन का यूज़ नहीं करना है। तो प्रेगनेंसी, क्योंकि हमने बताया था ये जो ड्रग होती है ये प्लेसेंटा से क्रॉस करती है, तो प्लेसेंटा से क्रॉस करेगी तो बेबी में जाएगी, ट्राइटोजेनिक इफेक्ट कर सकती है, इसलिए हम इसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। लैक्टेशन में भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये मिल्क के थ्रू बेबी में जा सकती है। जो 8 साल से कम के बच्चे हैं उनमें भी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी है अगर किसी को, तब भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि रैश, फीवर ये सब डेवलप करा सकता है, अर्टिकेरिया एंड ऑल। ठीक है, एंड रेयर रीनल फेलियर, अगर किसी को रेनल फेलियर है तो उसमें भी हम नहीं देते हैं, बट जैसे आजकल डॉक्साइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन आ गई है तो वो हम दे देते हैं, तो इतना कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं रीनल फेलियर में। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट टेट्रासाइक्लिन, एंड थैंक यू।